हाँ जी बेटा, इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि जो सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया गया था वो टोबैको का था, जो कि 1983 में था। ठीक है, इसको डेवलप किया गया था और ये एक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट था। पहले जब हम ट्रांसजेनिक सीरियल प्लांट की बात करेंगे वो थे मेज और वीट, जो कि 1990 से 92 के बीच में तैयार किए गए। पहली ऐसी वैरायटी ट्रांसजेनिक क्रॉप की जो कि मार्केट में आई थी वो थी टमाटर की, और जिसका नाम था फ्लेवर सेवर टोमेटो। अब हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक माइक्रोब। साइंटिस्ट ने किसी को नहीं छोड़ा, ना जानवरों को ना ह्यूमन को छोड़ के, ठीक है, ना प्लांट्स को, कि जिसके ऊपर जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज ना की हो। ट्रांसजेनिक माइक्रोब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके जीन को अल्टर करके किसकी हेल्प से, आरडीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक नया माइक्रोब बनाया गया। एक माइक्रोब में दूसरे किसी के जब जीन्स डाले जाते हैं उन्हीं माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स। अब आपके पास क्वेश्चन यही आता है कि जो ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स रहते हैं वो कैसे कैसे यूज होते हैं, क्यों, मतलब इनके ऊपर पता है कैसे क्वेश्चन आएगा, क्यों जो ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स रहते हैं हम उनको लिविंग फैक्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं, या कैसे जो ये ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स रहते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। तो हम जो ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स को कहाँ कहाँ आज के टाइम पे यूज किया जा रहा है वो ही पढ़ेंगे। ट्रांसजेनिक माइक्रोब समझ गए, जीन्स को ऑल्टर कर दिया। अब इन ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स को कहाँ कहाँ और क्या क्या एक्सट्रैक्ट आउट करने में यूज किया जा रहा है वो करेंगे। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन्स, लाइव लिविंग फैक्ट्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से बैक्टीरिया को ग्रो किया जा रहा है और उन बैक्टीरिया की बॉडी से प्रोटीन्स का एक्सट्रैक्ट आउट किया जा रहा है। दैट मीन्स बैक्टीरिया बिकेम अ लिविंग फैक्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन। ई कोलाई को, बेचारी को ई कोलाई से बहुत सी चीजें प्रोड्यूस करवाई जा रही है। उसकी बॉडी से इंसुलिन जो कि डायबिटीज को क्योर करने में हेल्प कर रही है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, हमारा ग्रोथ हार्मोन है, लेकिन उसको किसकी बॉडी के अंदर ग्रो करवाया जा रहा है, ऐसे जीन्स डाले जाते हैं बैक्टीरिया ई कोलाई में कि वहां पर ग्रोथ हार्मोन बने और फिर उस ग्रोथ हार्मोन को उसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। और अब इस ग्रोथ हार्मोन को पिट्यूटरी डॉर्फिज्म जो बोनापन होता है उसको क्योर करने में सही किया जाता है। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन बनाया जा रहा है, जीन्स डाले जा रहे हैं, फिर वो आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इंटरल्यूकिन, हमें पता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और इंटरफेरोन वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है। इंजीनियर्ड ई कोलाई प्रोड्यूस बोविन ग्रोथ हार्मोन। सिर्फ हमारा ही नहीं, बोविन, काफ, काऊ, ठीक है बेटा, कैटल्स की जब बात करते हैं उनका भी ग्रोथ हार्मोन किया जाता है। अब इस हार्मोन को ई कोलाई में से लेंगे, काऊ में डाल दिया जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है और उनकी बॉडी से बीफ की जो आउटपुट होती है वो भी क्या हो जाती है, ज्यादा। ई कोलाई जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऐसे जीन्स डाले जाते हैं कि उसकी बॉडी से सेलुलोज एंजाइम को भी निकाला जा रहा है बेटा। और हमें पता है जो सेलुलोज एंजाइम रहता है वो किसको तोड़ने में काम में आता है, सेलुलोज। यही कारण है कि आज के टाइम पे इन बैक्टीरिया को लिविंग फैक्ट्री फॉर द प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। और ये एग्जांपल याद करने पड़ेंगे कि बैक्टीरिया की बॉडी से किस किस के ऐसे जीन्स डाले जाते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट आउट किया जा रहा है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स अल्टर किए जा रहे हैं वो सिर्फ हमारे बेनिफिशियल प्रोडक्ट ही नहीं दे रहे, एनवायरमेंट को भी क्लीन करने में हेल्प करते हैं। स्यूडोमोनास पर्टेडा की एक वैरायटी डेवलप की जा रही है जो ऑयल स्पिल, जो ऑयल फैक्ट्रीज रहती है वहां पर क्लीनिंग का काम कर रही है। स्यूडोमोनास की एक स्पीसीज है जो कि हैवी मेटल पॉल्यूटेंट्स को खत्म करती है। एसिटोबैक्टर एक है जो कि डीडीटी को डिकम्पोज करता है। बताओ अब, फ्लेवोबैक्टीरियम 2,4-D केमिकल को क्या करता है बेटा, डिग्रेड आउट करता है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब इन पॉल्यूटेंट को खत्म करते हैं, डिग्रेड आउट करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बायो रिमेडिएशन। तो सबसे पहले प्रोटीन्स की प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहे हैं, दूसरा किस में हेल्प कर रहे हैं बेटा, पॉल्यूटेंट्स को तोड़ने में हेल्प करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन। स्यूडोमोनास की जब कुछ स्पीसीज की हम बात करेंगे, ये इट प्रोटेक्ट द
प्लांट फ्रॉम फ्रॉस्ट डैमेज, जो ठंड वगैरह के टाइम पे जो डैमेज होता है फसलों को, उससे उसको क्या करती है, बचाती है। बैसिलस थंजेनेसिस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि जो बैसिलस थंजेनेसिस की प्रोटीन्स रहती है उन क्रॉप प्लांट्स को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने की लग रही है। अमीनो एसिड्स एंड द फ्यूल, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आज के टाइम पे इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारी अमीनो एसिड और फ्यूल को भी एक्सट्रैक्ट आउट किया जा रहा है। कैसे? जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्पीसीज, जिसके एग्जाम्पल है बैसिलस अमाइलोलिक्यूरिफेरेंसिस और लैक्टोबैसिलस कैसी। इन दोनों स्पीसीज से बेटा अमीनो एसिड को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। ई कोलाई, क्लैबेसिला, इनमें वो जीन्स डाले जाते हैं जो कि ग्लूकोज, जाइलोज वगैरह की मैक्सिमम लेवल तक एक्सट्रैक्ट आउट करने में हेल्प करें। पेपर इंडस्ट्रीज में जो वुड पल्प रहता है उसमें से अगर लिग्निन निकल जाएगा तो वो जल्दी से पेपर बनाना इजी हो जाता है। वैक्सीन, हेपेटाइटिस जो भी वैक्सीन है वो ईस्ट के थ्रू प्रोड्यूस की जा रही है। इन्फ्लुएंजा की, हर्प्स की, रेबीज की, इनको भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से वैक्सीन को क्या किया जा रहा है बेटा, प्रिपेयर किया जा रहा है। क्लियर? ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके 5 नंबर में और नीट में 110% आने वाला क्वेश्चन इन मेडिसिन। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने आज के टाइम पे हर जगह अपना इम्पैक्ट दिखाया है। एग्रीकल्चर हो, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, मेडिसिन हो, हर जगह। आज के टाइम पे अगर हम बात करेंगे 30 ऐसी रिकम्बिनेंट थेरापेटिक्स हैं जो कि ह्यूमन यूज के लिए काम में आने के लग रही है। इनमें से 12 तो ऐसी हैं जो कि इंडिया में मार्केट में मिलती हैं हमें। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। डायबिटीज, हर तीसरा चौथा बंदा डायबिटिक मिलता है ना, मीठा खाते रहते हैं, डायबिटिक हो जाते हैं। अब उस डायबिटीज को क्योर करने के लिए चाहिए क्या भाई, इंसुलिन। क्यों? क्योंकि इंसुलिन है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। और इंसुलिन को जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से बनाया जा रहा है और इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं, हमें पता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं इनको इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं कि भाई टाइम टू टाइम क्या करो, ये इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते रहा करो। इस इंसुलिन को जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से बनाया गया है और वो भी ई कोलाई की बॉडी में। लेकिन ये काम बाद में किया, इससे पहले तो जो इंसुलिन है बेटा, जो ये कसाईघर, स्लॉटर हाउस होते हैं ना, वहां पर जो सुअर या जो कैटल्स वगैरह काटी जाती थी उनकी पैनक्रियाज से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट आउट करते थे। देखो, जानवर की इंसुलिन को लेते थे, उसको थोड़ा सा चेंज करते थे, ह्यूमन बॉडी में डाल दिया जाता था। कितना खतरनाक काम किया जाता था। लेकिन बाद में क्या किया गया कि जो ह्यूमन इंसुलिन है उसको हमारी ही बॉडी में क्या किया गया कि जैसी हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर होती है वैसे उसको ई कोलाई के थ्रू प्रिपेयर किया गया। और वो प्रिपरेशन जो उसकी हुई थी वो हुई थी किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। तो हम इस इंसुलिन के ऊपर आपके पास 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं जो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। कैसे? साइंटिस्ट का नाम ध्यान से पढ़ना और ध्यान से सुनना, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम भी पूछे जाते हैं। शेरपे शेफर, बेंटिंग, बेस्ट एंड मैक्लियोड। ठीक है, शेरपे शेफर, बेंटिंग, बेस्ट एंड मैक्लियोड। इनमें से जब हम शेरपे शेफर की बात करते हैं बेटा, यहाँ पर हर एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर क्वेश्चन आता है। वो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने ये चीज बता दी थी कि जो डायबिटीज है वो नॉर्मली नहीं हो रही। हमारी पैनक्रियाज की बीटा सेल्स होती हैं और उसकी भी आइलेट सेल्स बोली जाती हैं। वो पैनक्रियाज की आइलेट सेल्स एक सब्सटेंस, एक केमिकल को रिलीज करती है जिसका नाम है इंसुलिन। और जब ये इंसुलिन कम होता है, इंसुलिन अगर रिलीज नहीं होता तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डायबिटीज होती है। क्या? पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है उनका नाम है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये इंसुलिन को बनाती है और इंसुलिन की डेफिशिएंसी या इसका रिलीज आउट ना होना ये डायबिटीज को क्योर करती है। क्यों? ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, फिर वो ग्लूकोज यूरिन के साथ एक्सट्रैक्ट आउट होता है। ये चीज बताई शेरपे और शेफर ने।
1916 में बता दी। 1921 में, ध्यान से सुनना, 1921 में बेंटिंग और बेस्ट ने मैक्लियोड की हेल्प से, बेंटिंग बेस्ट ने मैक्लियोड की हेल्प से डॉग की पैनक्रियाज से, डॉग की पैनक्रियाज से सबसे पहले इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट आउट किया, प्योर इंसुलिन को। और इस इंसुलिन को उन्होंने एक्सट्रैक्ट आउट किया, इसकी वजह से बेंटिंग और मैक्लियोड को 1923 में नोबेल प्राइज दिया गया था मेडिसिन में। 1916 शेरपर शेफर ने बताया, बेंटिंग बेस्ट और जो मैक्लियोड था, इन्होंने क्या किया बेटा, प्योर इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट आउट किया। किससे किया? डॉग की पैनक्रियाज से, और उनको 1923 में मिला नोबेल प्राइज। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि अगर इस इंसुलिन को ह्यूमन की बॉडी में डाला जाए तो ये डायबिटीज को क्योर कर सकती है। 3 चीजें क्लियर। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि पहले डायबिटीज को क्योर करने के लिए जो इंसुलिन दी जाती थी वो कहाँ से ली जाती थी और उसको क्यों बंद किया? इंसुलिन को जेनेटिक इंजीनियरिंग तो बाद में हुई, पहले इंसुलिन को जो कसाई घर, स्लॉटर जो हाउस रहते हैं, वहां पर जब पिग्स और कैटल को काटा जाता था, उनकी पैनक्रियाज को ये लोग ले लेते थे, वहां से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट आउट करते थे। इंसुलिन को प्योर फॉर्म में ले लिया और फिर उससे डायबिटीज को क्योर किया जाता था। लेकिन जानवर की इंसुलिन और एक ह्यूमन की इंसुलिन में तो फर्क है ना। तो क्या हुआ बेटा कि जो ये जब ह्यूमन की बॉडी के अंदर इनकी इंसुलिन को डाला जाता था तो इसकी वजह से एलर्जी होती थी, और उस एलर्जी की वजह से इस इंसुलिन को बंद कर दिया गया। तो 2 चीजें क्लियर हो गई। साइंटिस्ट का नाम, पहले इंसुलिन को कहां से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता था और फिर इंसुलिन को क्यों बंद कर दिया गया। अब तीसरी चीज, हमारी बॉडी में इंसुलिन कैसे बनती है। हम हमेशा ये पढ़ते आए हैं कि जो इंसुलिन होती है उसकी 2 चेन होती है, ये डायग्राम देखो। लेकिन जब इंसुलिन बेटा पहले बनती है इनएक्टिव और फिर वो होती है एक्टिव। क्या? पहले इंसुलिन होती है इनएक्टिव फिर होती है एक्टिव। अगर हम हमारी इंसुलिन की, मैच्योर इंसुलिन की बात कर रही हूं, अगर 1 मिनट, अगर मैं मैच्योर इंसुलिन की बात करूं, ह्यूमन इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स होती हैं। ह्यूमन इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होती है जिसकी 2 चेन होती है। मैच्योर इंसुलिन की जो चेन फर्स्ट ए चेन होती है उसमें 21 अमीनो एसिड होती है, और जो बी चेन होती है उसमें होती है 30, 21 और 30, 51। और जो ये दोनों चेन होती है ना बेटा, ये आपस में जुड़ी रहती है सल्फाइड के वजह से, सल्फर बॉन्ड। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा नजदीक लेके जाती हूँ। 3 सल्फाइड बॉन्ड रहते हैं जो कि इस ए चेन और बी चेन को जोड़ते हैं। देखो 2 सल्फर बॉन्ड तो रहते हैं ए और बी के बीच में। कहाँ कहाँ? ए चेन की 7th अमीनो एसिड दिखाई दे रही है और बी की भी 7th, 16 के बीच में सल्फर बॉन्ड है। ए की 20 और बी की 19, इसके बीच में एक सल्फाइड बॉन्ड है। और जो तीसरा बॉन्ड होता है वो रहता है ए की 6th और 11th अमीनो एसिड के बीच में। पहला बॉन्ड 7 के बीच में, 7th पोजीशन अमीनो एसिड, ठीक है। दूसरा बॉन्ड 20 और 19 की अमीनो एसिड के बीच में, तीसरा ए में ही होता है और वो होता है ए के बीच में। सल्फर सल्फर लिंकेज के नाम से हम जानते हैं। लेकिन ये है मैच्योर। जब हमारी इंसुलिन बननी शुरू होती है तो वो रहती है प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन का मतलब है बेटा कि हमारी जो इमैच्योर अमीनो एसिड है, ध्यान से सुना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इमैच्योर अमीनो एसिड में 3 चेन होती है, ए, बी और सी। ए में 21, बी में 30 और जो सी चेन होती है उसमें होती है 33। जब वो बाद में मैच्योर हो जाती है तो जब मैच्योर होती है तो एक्सट्रैक्ट आउट, यानी कि वो अपने आप नेचुरली डिग्रेड हो जाती है, ए बी चेन ही बचती है। तो अब ये बताओ साइंटिस्ट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा होगा ह्यूमन इंसुलिन को बनाने का। सोचो, इसको कंटिन्यू रखते हैं नेक्स्ट वीडियो से।